बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी। आज जो टॉपिक जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू जी ट्रांसफॉर्म, जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आई शुड रिपीट द प्रीवियस लेक्चर, जो कि आपके पास बुक में 3.1 सेक्शन है। आई हाईली एडवाइस कि आप सब जाके इस सेक्शन को लाजमी पढ़ें। द टॉपिक दैट विल बी इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ टॉपिक्स आर दीज। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू वन बाय वन, सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द topic, and which is the introduction to the Z transform. Before we jump to the Z transform, आपने कंटिन्यूस टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म किया हुआ था कि हम क्यों करते जब आपके पास सिग्नल ए पीरियोडिक हो और हो वो कंटिन्यूस। इसी का हम लोगों ने डिस्क्रीट वर्जन किया था, विच वाज द डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपके पास सिग्नल डिस्क्रीट था, दैट्स वाई हम जब उसको फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो वी नीड द डिस्क्रीट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोगों ने जब ये कंटिन्यूस टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म से हम गए थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज द जनरलाइजेशन ऑफ द कंटिन्यूस टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म। इसमें आपके पास जो एस इज़ मोर जेनेरिक, दैट्स वाई जो प्रॉब्लम आपके पास कंटिन्यूस टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म में नहीं सॉल्व हो सकती, वो हम लोग यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सॉल्व हो सकती थी। ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो आपके पास जी ट्रांसफॉर्म होता है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट वर्जन होता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए आपके पास इंटीग्रेशन है, दिस बिकम योर समेशन, एक्स ऑफ टी बिकम योर एक्स ऑफ एन एंड योर ई पावर एस टी विल बी रिप्लेस बाय z माइनस एन। अगर मैं अपने z ट्रांसफॉर्म को डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म से मुश्तबा एनालिसिस करूँ तो इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली एजुकेशन इज़ द सेम, एक्सेप्ट मैं z जो मैंने पुट किया है विच इज़ इक्वल टू ए पावर जे ओमेगा। जहाँ मेरे पास ए पावर जे ओमेगा था वहाँ मैंने z पुट कर दिया है। सो दिस विल बिकम माय z ट्रांसफॉर्म। अब ये करने का मकसद क्या है कि इस तरह करने से एक किस्म का दिस इज़ मोर जेनेरिक, जी इज़ माई मोर जेनेरिक। यहाँ पे खाली ई पावर जे ओमेगा है। अगर मैं ई पावर जे ओमेगा का अगर मैं जी प्लेन में जाके ड्रॉ करना चाहूँ तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इट विल बी माई यूनिट सर्कल। ये मेरा यूनिट सर्कल होता है बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो उसका जो होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है विच इज़ 1। तो ऑल वैल्यूज लाइज इन माय यूनिट सर्कल। लेकिन जो मेरे पास जी होगा दिस इज मोर जेनेरिक, दिस विल गोइंग टू कवर दिस जी इज़ मोर जेनेरिक अपार्ट फ्रॉम माई ए पावर जे ओमेगा। ये जी होगा इट विल गोइंग टू कवर माई एंटायर जी प्लेन, नॉट जस्ट माई दिस यूनिट सर्कल। ठीक है, मेरे पास जी इज़ मोर is more generic. So let's now the next topic will be recall that कि हमारा ये जी ट्रांसफॉर्म बिहेव कैसे करता है। आपको याद होगा अगर मैंने इनपुट में सिग्नल अगर मैं ऐसे लूँ, ठीक है, विच इज़ क्या है, मेरे पास एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी का मेरे पास सिग्नल है। अगर उसको मैं किसी लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम से मैं गुजारूंगा तो आपके पास क्या आता है, एग्जैक्टली वही सिग्नल आता है। उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, एक अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ। और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, आपके पास जो इम्पल्स रिस्पांस होता है, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे इट बिकम माई वर्ड दिस विल माई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ठीक है, अगर ये मेरे पास इम्पल्स रिस्पांस है, ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा आई विल गोइंग टू पुट दिस ओमेगा एग्जैक्टली द सेम एज माई ओमेगा ऑफ माई इनपुट, जो कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अपने इनपुट सिग्नल को खाली एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या तो मेरा इनपुट सिग्नल एलटीआई सिस्टम क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा या उसको अटेन्यूएट कर देगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो उसमें चेंज आ सकती है कि वो उसमें इसके एक फेज़ में मेरे पास चेंज आ सकती है। ठीक है, फेज़ में क्या करेगा, खाली इसको मेरा क्या कर देगा, खाली मेरे इनपुट सिग्नल को क्या कर देगा, ये शिफ्ट कर देगा। लेकिन ओवरऑल
मेरा जो इनपुट सिग्नल है डेट विल रिमेन एज, इसकी फ्रीक्वेंसी को ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब हम ये चीज़ देखते हैं क्या ये जी ट्रांसफॉर्म भी क्या है ऐसी बिहेव करता है व्हेन आई पास माई जी ट्रांसफॉर्म फॉर माई LTI system. Let's do the example. Let me take an example. Suppose x of n, आपके पास n, x of n क्या था, input is my z power n for some complex z, ये पर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रेज़ पावर n है मेरे पास। तो हमारा पास गोल क्या है, हम ये करना मालूम क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट्स द आउटपुट इफ़ आई पुट दिस थ्रू द LTI सिस्टम। अगर मैं इस इनपुट को LTI सिस्टम में गुजारूँ तो वो कैसे बिहेव करेगी। अगर मैं टाइम डोमेन में ही हूँ तो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास LTI सिस्टम है उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, जो कि मेरे पास क्या है HFK है, और ये मेरे पास क्या मैं कर रहा हूँ, ये मैं उसको कन्वॉल्व कर रहा हूँ इन अ टाइम डोमेन में। और ये क्या मैंने x ऑफ n माइनस के, मैंने x ऑफ n को मैंने क्या किया, फ्लिप किया और इसको मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स से कन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस x ऑफ k n माइनस के की जगह यहाँ पे मैं ये इसकी यहाँ पे ये इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस के, यहाँ n माइनस के है तो यहाँ पे n माइनस के और n माइनस के, ये दिस बिकम माई व्हाट, ठीक है, 0 पावर n माइनस के, वही मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या समेशन किस पे थी, यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस टू इन्फिनिटी पे थी, तो इसका मतलब है जी एन क्या इंडिपेंडेंट है, तो इसका मैं जी एन को मैं बाहर निकाल दूँगा, जी एन को मैंने बाहर निकाल दिया एंड दिस आई गेट दिस इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट ये मेरे पास इक्वेशन आ जाइए। अभी जो इक्वेशन है, दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ माई जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जी ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी आपका फंक्शन था इंटू जीरो पावर माइनस के, पहले मैं खाली n लिख रहा था क्योंकि यहाँ पे खाली n आ रहा था यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ मैंने k लिखा, यहाँ मेरे पास खाली k आ रहा है, बाकी सब कुछ वही है। एक किस्म का मैं जो इम्पल्स रिस्पॉन्स थी उसका मैं जी ट्रांसपॉन्स में ले रहा हूँ। जब इम्पल्स रिस्पॉन्स का जी ट्रांसपॉन्स ले लूँगा तो मेरे पास एक जो आएगा उसको मैं ट्रांसफर फंक्शन कहूँगा। जिस तरह यहाँ पे मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाता कि उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ पे जब मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स जो था यहाँ पे h ऑफ k, अगर इसको मैं जी ट्रांसफॉर्म लेने के बाद यहाँ पे जाऊँगा तो आपके पास दिस बिकम माई h ऑफ z, ये अब इसको ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाया जाता है। अब हम यहाँ पे एनालिसिस क्या किया, हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था वो क्या था, अगर आप देखें वो क्या था, खाली 0 पावर n था मेरे पास, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, खाली मेरे पास 0 पावर n ही आ रहा है। ठीक है, इनपुट में भी खाली इनपुट आके पास ये था ना, खाली x ऑफ n इक्वल टू, ठीक है, जी एन, अगर इसको मैं LTI से गुजारा आपके पास 0 पावर n ही आ रहा है, खाली क्या हो रहा है आपके पास, वो किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ट्रांसफर फंक्शन कहाँ पे, एग्जैक्टली सेम जी वेयर माई इनपुट, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे आपके पास, ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो क्या रहा है, एक खास कांस्टेंट है जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मीन्स इट विल जी इज बिहेव द सेम फॉर माई LTI सिस्टम्स एज वेल। ये मेरे इनपुट को नहीं छेड़ रहा, ठीक है, खाली ये क्या कर रहा है, इसको एम्पलीफाई और अटेन्यूएट कर रहा है। ठीक है, clear this all up before we it is true that the complex functions to lie at the unit circle, but now it's okay. Now just to the next topic क्या है, it will be clear what I am going to say कि आपके पास relationship between the Z transform and the discrete time Fourier transform, मैं इनके आपस में लिंक करना चाह रहा हूँ कि आपके पास Z ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट Fourier ट्रांसफॉर्म में क्या लिंक है। ये मेरे पास डेफिनेशन थी फॉर द Z ट्रांसफॉर्म की, एंड दिस इज माई डिस्क्रीट Fourier ट्रांसफॉर्म। अगर इस वाली इक्वेशन में मैं Z की जगह e पावर j ओमेगा ठीक पुट कर दूँ, आई एंड अप विद दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही है, और e पावर j, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इसको ड्रा करना चाहूँ, e पावर j ओमेगा क्या बनता है, दिस में e पावर j ओमेगा, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ, इट विल ऑल द वैल्यूज विल बी ओवर हेयर फॉर ऑल द ओमेगा। अगर मेरा ओमेगा चेंज, यहाँ मेरा अगर ओमेगा चेंज हो रहा है कुछ ओमेगा 0 से मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है मेरे पास, 0 से लेकर पाई तक होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन माई डिजिटल वर्ल्ड,
अगर इसको 0 से लेकर पाई तक करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है आपके पास 1 यार। हर दफ़ा हर ओमेगा जो मैं चेंज कर रहा हूँ उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इस ऑल लाई ऑन माई यूनिट प्लेन। ठीक है, जिस तरह मेरे पास मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, आपको याद होगा डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। रिमेंबर होप के जब आपके पास ये हमारे पास सिग्नल था, अगर ये आपके पास ये प्रोडक्ट सिग्नल है, अगर इसका मैं कंटिन्यूस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म देता था तो ये कैसे आता था आपके पास। अगेन यू हैव सम सिग्नल एंड ये क्या था आपके पास, ठीक है, कुछ एक आपके पास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आता था। लेकिन अगर आपके पास यही सिग्नल है पर देखिए से क्या होगा, अब आपके पास ये डिस्क्रीट सिग्नल अगर आपके पास आ गया, नाउ यू हैव टू डू इट व्हाट डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब क्या होगा आपके पास अगेन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, अब ये सिग्नल ये भी आपके पास दैट्स योर m0, ये सिग्नल अब क्या है हर 2 पाई में आपके पास ये यू आर एट -2 पाई हर 2 पाई के बाद इट विल रिपीट इटसेल्फ। ये इन्फिनिट मैनी कॉपीज़ आपके यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन हम इंटरेस्ट किस में होते हैं -पाई से पाई तक के बीच में, बिकॉज ऑल द फ्रीक्वेंसी रेंजेस लाई बिटवीन 0 to पाई एंड पाई इज़ माई हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डिस्क्रीट वर्ल्ड। ठीक है, hope you remember this. Now if we can jump back, तो ये आपके पास डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म इज periodic every 2 पाई, तो आपके पास ये z will also behave the same, it is also periodic for every 2 पाई, it will going to repeat itself. So आपके पास every 2 पाई it will going to all the 2 पाई if you complete here it will going to behave the same as my discrete time Fourier transform. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ये आपकी वजह होता है ये आपके यूनिट सर्कल्स होल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन माय डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सेम लाइक माय जे ओमेगा इस हमारे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम से होता है। लेट्स सी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यू विल सी इन द कपल ऑफ स्लाइड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम लोगों ने अभी तक नहीं कवर किया विच इज़ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के जी ट्रांसफॉर्म आल्सो हैज़ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि आपके पास मैं ROC से लिखूँगा। ROC है क्या वो भी हम देखते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो ये कहता है कि व्हेन यू हैड अ कंटिन्यूस सिग्नल यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट ऑन विच साइड योर पोल्स एंड जीरोस लाइज अराउंड योर जे ओमेगा एक्सिस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जो याद होगा आपके पास जे ओमेगा एक्सिस में कहाँ पे पोल्स और कहाँ पे आपके पास जीरोस आएंगे तब आपके पास सिग्नल कितना आपके पास स्टेबल होगा। तो सेम लाइक थिंग आपके पास स्टेबिलिटी विल बी अकर अराउंड द यूनिट सर्कल। वी विल सी के आपके पास मतलब ये आप ये बताइए यूनिट सर्कल आपको पास ये बताए कि आपके पास सिग्नल स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट अबाउट द स्टेबिलिटी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स। नाउ व्हाई डू वी नीड टू डू द जी ट्रांसफॉर्म, हम ये जी ट्रांसफॉर्म करते क्यों हैं। ठीक है, एक तो ये कि पहले आप जान लें कि आपके पास डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म वहाँ पे एग्जिस्ट डजंट ऑलवेज कन्वर्ज। आपके पास डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म हर वक्त कन्वर्ज नहीं करता, या वो कहीं जगह पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था विद दिस इक्वेशन कि अगर आपके पास सैम्पल्स हैं, अगर वो उसको आप सारे सैम्पल्स को अगर आप सम आप करें, अगर उसका सम इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ऐसे सिग्नल को मैं डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकता। आपको याद हो अगर मैं यूनिट स्टेप ले लूँ, यूनिट स्टेप क्या है u ऑफ n है आपके पास, u ऑफ n क्या होता है इट विल गो टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो आपके पास इसका सम क्या आ रहा है आपके पास, इसका सम आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। सो u ऑफ n का आप क्या लेंगे, इसका डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, तो यू हैव टू कन्वर्ज दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स, और आपके पास जी ट्रांसफॉर्म इस तरह के सिग्नल को कन्वर्ज करता है कि आपके पास यू विल एंड अप विद अ सिग्नल समथिंग लाइक दिस दैट विल गोइंग टू कन्वर्ज। वंस इट विल कन्वर्ज देन यू कैन टेक द डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सच सिग्नल्स। नाउ ये तो बात होगी इसकी। अच्छा, दी जी ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ज इन प्लेसेस वेयर द डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म डजंट कन्वर्ज।
अब जी ट्रांसफॉर्म आपके पास ये कहता है कि जहाँ आपके पास डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म आपके पास कन्वर्ज ना करे, वहाँ पे आपके पास जी ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कर रहा होता है. वी विल सी अबाउट दिस मोर. नोटेशन इज़ ईजियर, क्योंकि मैं जी इज इक्वल टू जे में होता है, मुझे इसकी पावर या इसकी मतलब मुताबिक बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं. ऑल हैव टू केयर अबाउट माई जी. सो by notation it is more easier if I use z instead of e power j omega, जो कि इतनी अहमियत वाली प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर इट इज़ आल्सो make the problem more simpler by by vn. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो है कि हेल्प्स अलॉट विद दैट डिज़ाइनिंग फिल्टर. ये आपके पास ये जी ट्रांसफॉर्म जिस तरह पोल्स और जीरोस होते हैं उसकी मदद से आपके पास फिल्टर डिज़ाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है. जिस तरह मैंने आपको पहले वाला लेक्चर ऑलरेडी मैंने दे दिया है कि कैसे हम लोग फ़िल्टर का हम लोग इसे डिज़ाइनिंग करते हैं. तो ये आपके पास कुछ आइडिया होगा अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर पहले पढ़ लिया होगा कि कैसे ही आपके पास फ़िल्टर पोल्स और जीरो जो होते हैं जी ट्रांसफॉर्म में वो कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं मेरी फ़िल्टर डिज़ाइनिंग में. Now let's pay attention towards this. What is my region of convergence? ये मेरा region of convergence होता क्या है? region of convergence वो region होता है जहाँ पे मेरा जो सिग्नल है वो ना कन्वर्ज कर रहा होता है. ठीक है, मेरा जो रीजन कन्वर्ज कर रहा होता है मीन अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो वहाँ मेरे पास क्या होगा, जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. और क्या एग्जिस्ट करेगा, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी मेरे पास एग्जिस्ट करेगा. अगर वो कन्वर्ज ना करता हुआ तो वहाँ पे मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये वो रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे जी प्लेन में ये वो रीजन होता है जहाँ पे मैं डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म और अपना मैं जी ट्रांसफॉर्म ले सकता हूँ. अदर देन द रीजन ऑफ दिस मैं अपना जी ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म में नहीं ले सकता. ठीक है, जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट एंड डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म आल्सो एग्जिस्ट इन दैट रीजन. ठीक, इसको समझने के लिए लेट्स राइट, मैं अपने जी को पोलर फॉर्म में लिखता हूँ. जी क्या होता है, इज एनी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस बी जे. अगर मैं जी का मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या होता है, इसको मैं आर कह रहा हूँ, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड रूट. ठीक है, जो भी आपके पास इसका ये आपके पास आर ये आ गया. ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज़ द आर्क टेंजेंट ऑफ जो भी होता है, दिस ओमेगा इज़ कॉल्ड माय आर्क टेंजेंट ऑफ दिस ए बाई बी. ठीक है, जो भी आंसर आएगा डेट बिकम योर ओमेगा. तो किसी मैंने कॉम्प्लेक्स इसमें एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कोई भी जी जो था उसको मैंने एक मैंने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया. ठीक है, आर ई पावर जे ओमेगा मैंने, ठीक है, पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का. नाउ अब इसका मैं क्या कहता हूँ, एक्स जी लेता हूँ. लेट्स चेक द जी ट्रांसफॉर्म व्हेन वी राइट जी इन अ पोलर फॉर्म. एक्स ऑफ जी क्या होता है आपके पास, एक्स ऑफ जी की इक्वेशन क्या है, एक्स ऑफ एन जीरो पावर माइनस एन फ्रॉम माइनस टू ठीक इन्फिनिटी. अब मैं जी की जगह पुट करता हूँ, इस जी की जगह मैं ये आर एल पावर जी ओमेगा यहाँ पुट करता हूँ. आई एंड अप विद दिस इक्वेशन. ठीक है, आर माइनस एन यहाँ आ गया और यहाँ पे माइनस एन साथ यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब ये अगर आप इक्वेशन को गौर से देखें तो ये हो क्या रहा है, इज जस्ट अ डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल. ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसका. ठीक है, अब ये किस चीज़ का डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म ले रहा है, मेरे पास इनपुट सिग्नल तो क्या था, एक्स ऑफ एन था. वो एक्स ऑफ एन मतलब ठीक किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर एस पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई. आर क्या था, इज़ माई मैग्नीट्यूड ऑफ माई जी का मैग्नीट्यूड था आर मेरे पास जी का मैग्नीट्यूड था, जो भी आपके पास जी का आर का कॉम्प्लेक्स नंबर था. तो ये आर एक किस्म का मेरे इनपुट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. जो भी इनपुट था वो उससे आर का माइनस एन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास नाउ तो जी ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस. अब ये मेरे पास एज अ होल ये मेरे पास क्या करे, कन्वर्ज करे. दिस
अब ओवरऑल शुड बी लेस, इन इसका जो सम होगा डैट मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक, तभी तो इसका डिस्क्रीट एफ्लोटन सम एग्जिस्ट करेगा ना, अदरवाइज तो इसका डिस्क्रीट एफ्लोटन, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अगर मैं r इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इट विल इक्वल टू माई, अगर r क्या है मेरे पास, r इज़ माई मैग्नीट्यूड ऑफ माई z, अगर r मेरे पास 1 हो जाए तो z किस बराबर हो जाए, e पावर j ओमेगा हो जाएगा। तो एक ठीक है, तो एक किस्म का इट विल बी इक्वल टू माई discrete Fourier transform. It is possible that in modifying the R may not satisfy the convergence criteria, so we need to choose R such that the original signal damped down by some decreasing exponential and it converge in the result discrete function। अच्छा, अगर वो कहता है मेरे पास x फंक्शन मेरे पास कन्वर्ज ना कर रहा हो, लेकिन मैं उसको इस r पर माइनस n से ऐसे में मल्टीप्लाई करता हूँ किसी चीज़ से, ठीक, फिर वो क्या करे, इट विल स्टार्ट कन्वर्जिंग, देन क्या होगा, अगर कन्वर्ज करना शुरू कर दे तब उसका क्या होगा, डिस्क्रीट है फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, ये समेशन क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू माइनस टू इन्फिनिटी हो रहा है, एक्स एफ एन ओवर आर एच पावर n है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास r ऐसा होना चाहिए कि ये ओवर आर इट विल गोइंग टू कन्वर्ज करे, ठीक है। लेट्स, तो हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम इस r की वैल्यू पे मोस्टली इंटरेस्टेड हैं कि इस r की रेंज क्या होगी, ताकि मेरे पास ओवरऑल ये क्या हो, कन्वर्ज हो जाए। लेट्स डू सम एग्जांपल्स टू सॉलिडिफाई दिस कॉन्सेप्ट कि हम ये कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जांपल से कई चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। लेट्स टेक यू ऑफ एन क्या आपके पास, अगर उसका माइनस यू एफ एन आपके पास ए आई का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, सॉरी ये आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स है, अगर इसका ड्रॉ करें इट विल बी लाइक दिस, यू एफ एन है, लेकिन यहाँ आपने देखा मैंने यहाँ पे यू एफ एन माइनस इन्फिनिटी, अगर मैं सबका सम लूँ यू एफ एन का आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इसका सम क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ मैंने उसको आप कह रहे हो कि यू एफ एन तो मत एग्जिस्ट ही मत जीरो से लेके इन्फिनिटी तक करता है। वाई आई हैव टेकन हेयर माइनस इन्फिनिटी मैंने क्यों लिया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे क्या एग्जिस्ट करता है, ऑल आर जीरोज। So if I go from minus infinity to infinity, I am adding all the zeros over here. Still, is ठीक है तो ये वैलिड चीज़, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस टू इन्फिनिटी यू एफ एन लूँ, आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। सो व्हाट अबाउट अगर मैं यू ऑफ एन को इसको किसी आर पर माइनस एन से, किसी से आर पर माइनस एन से मैं मल्टीप्लाई, आर क्या था, कोई कम्प्लेक्स नंबर था, फॉर सम रियल आर, कोई मेरे पास रियल वैल्यू आती है आर, ठीक है, इस पर माइनस एन, ये समझ लो कि वही आर है जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, जो कि कम्प्लेक्स नंबर का क्या था, मैग्नीट्यूड था, और मैं कम्प्लेक्स नंबर, तो इसी आर पर माइनस एन से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ फॉर सम आर। अब मैं कहता हूँ मेरे पास ये कन्वर्ज करते हैं, लेट्स सी मेरे पास यू एफ एन था, आर पर माइनस एन था, इसको मैंने सिर्फ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बनता है, ये माइनस इन्फिनिटी से क्या हो तब्दील हो जाएगा फ्रॉम एन, अब मेरे पर लिमिट हो जाएगी फ्रॉम n is equal to 0 to infinity because of my u of n has been removed। अब मेरे पर लिमिट ये होगी, दिस इज व्हाट इन्फिनिट सम फार्मूला है आपके पास बाय द ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसका क्या बनता है आपके पास, यू एंड अप विद द एक्सप्रेशन 1/1 minus 1/r। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा हुआ है कैन आई राइट इट लाइक दिस, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/r raised power n, let me call this equation number 1। अब ये क्या होना चाहिए, 1/r, इसमें से ये 1/r है, this must be less than 1 होना चाहिए for it to converge, for equation 1 to converge 1/r को less than 1 होना चाहिए, implies that 1 is less than r or r must be greater than 1, ठीक है, r का ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरे पास 1/r क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर मैं कुछ में एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज
समेशन क्या है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, लेस देन 1 कह रहा है, ये मेरे पास 1/r लेस देन 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 यहाँ पर मैं 0.5 लेता हूँ, 0.5 क्या लेट मी रेज इट, अगर मैं let me rub it, sorry for my, okay now if I take 0.5 raised to power n है, जो मेरे पास n बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, इसकी ओवरऑल वैल्यू मेरे पास छोटी आती जाएगी, एंड आई एम एडिंग देम ऑल। इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास एक कन्वर्ज कर रहा है। अगर मैं बड़ी वैल्यू से यहाँ लिखता हूँ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, अगर यहाँ मैं लेस पोर्शन पावर n करता हूँ, जो मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मेरे पास ओवरऑल वैल्यू क्या ये बढ़ती जा रही है। अब ये क्या कर रहा है मेरे पास, ये कन्वर्ज कर रहा है मेरे पास, ये मेरे पास सॉरी मेरे पास डाइवर्ज कर रहा है ये वाला मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कन्वर्ज कर रहा है। सो आई नीड माई 1/r टू बी लेस देन 1, और माई r शुड बी मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और अगर मैं इसको उसमें ड्रा करूँ z प्लेन में, तो I have my z and I have my 1 over here यूनिट प्लेन, और ये क्या कह रहा है, r और c क्या होना चाहिए, रीजन कन्वर्जेंस विल बी इट इज़ ग्रेटर देन r, ठीक है, दिस विल माई रीजन। इस रीजन में मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इस वाले रीजन में जब इनसाइड है मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही मेरे पास जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कोई वैल्यू इसकी ठीक है इस रेंज में लूँगा तो क्या करेगा, मेरे पास डाइवर्ज करेगा, ठीक है, रादर देन मेरे पास कन्वर्ज करेगा मेरे पास इनपुट सिग्नल। सो आई कैन नॉट टेक माई डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्म इन दिस रीजन। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ जी। आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास कन्वर्जेंस डिपेंड कर रहा है जी की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा कि आपके पास जी की वैल्यू क्या है। तो जी की वैल्यू 3 तरह की आपके पास आ सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आपके पास इस तरह की वैल्यू के जी शुड बी लेस देन आर, मतलब कि इस इंटरनल रीजन के लिए आपके पास एग्जिस्ट करेगा, आउट ऑफ के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। या ये हो सकता है आपके पास जी शुड बी ग्रेटर देन R1, इस आउटर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो और इनसाइड के लिए एग्जिस्ट नहीं कर, जैसे कि हमने एग्जांपल की है। या ये भी हो सकता है कि पास एक ख़ास रेंज के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस जगह पे, बाकी इस जगह पे वो आपके पास एग्जिस्ट ना करे। एंड दीज आर द रीजन आर कॉल्ड बाय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जहाँ पे वो मेरे को कन्वर्ज हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में अगर आपके पास यूनिट सर्कल भी एग्जिस्ट करता है, देन मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये है कि अगर मेरे पास इफ़ आई टेक दिस एज अ फर्स्ट, अगर मेरे पास यूनिट सर्कल यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, ये 1 था मेरे पास यूनिट सर्कल, ठीक है, दिस विल माई e⁻j ओमेगा, क्योंकि आपके पास पता है डिस्क्रीट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म आगे, ठीक है, आपके पास e⁻j ओमेगा होता है। अगर मेरे पास यूनिट सर्कल यहाँ पे एग्जिस्ट किया तो इसका मैं डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म में ले सकता हूँ कि नहीं, मैं ठीक ले सकता। अब ये मेरे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में मेरे पास यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका मैं डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकता, ठीक। अगर मेरे पास ये ऐसे होता, मेरे पास यूनिट सर्कल इसके अंदर आ रहा होता, यहाँ पे यूनिट सर्कल मेरे पास, लेट मी चेंज द कलर, अगर मेरे पास यूनिट सर्कल यहाँ पे कहीं पे आ रहा होता, देन आई कैन टेक इसका, मैं कहूँगा मेरे पास इसका डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, दैट कन्वर्जेंस इज द अनदर थिंग। क्या इसका डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता नहीं करता, दैट्स अनदर थिंग, वो मेरे पास स्टेबिलिटी में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ठीक उस तरफ आते हैं। मतलब दिस कन्वर्जेंस हैज़ अ स्पेशल नेम विच इज़ कॉल्ड योर स्टेबिलिटी एज वेल। अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये आपके पास था रीजनल कन्वर्जेंस, अगर ये मेरे पास यूनिट सर्कल को मेरे पर इंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट करता है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ का सिस्टम भी क्या होगा, आपके पास स्टेबल होगा। अगर मेरे पास यूनिट सर्कल यहाँ पर भी अगर मेरे पास यहाँ पे अगर होता, इसके लिए मेरे पास और क्या
मैं कहूँगा मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और ये क्या है, स्टेबल भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो अगर मैं यूनिट सर्कल इस रीजन के बीच में थर्ड केस में यहाँ पे कहीं पे लाई करता है इनसाइड इट, इसका मतलब है ये स्टेबल भी है और आई कैन इसका डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ that's what it's saying, that if the Z transform of any impulse response HFN for an LTI system converges on the unit circles, then आपके पास discrete टाइम फॉर टाइम एग्जिस्ट करता है, एंड देन द सिस्टम आपके पास क्या है, स्टेबल है। ये वो जो हमने पीछे भी किया है उसी की इंग्लिश में जस्ट बाय वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कई दफ़ा आपके पास जो भी आपके पास एक्स ऑफ जी होता है, दैट कैन बी जी ट्रांसफॉर्म कैन बी रिटन एज योर पोनोमियल ऑफ जी, जो आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपके पास दोनों जगह आपके पास पोनोमियल ऑफ जी में आ रहे होते हैं आपके पास। अगर मेरे पास जी ऑफ एन ऑफ जी आपके पास ज़ीरो हो जाए, इट मीन्स एक्स ऑफ जी आपके पास ज़ीरो हो गया, तो आपके पास ज़ीरोज़ आते हैं, इसको हम होल्स भी कहते हैं। और अगर मेरे पास डी ऑफ जी मेरे पास ज़ीरो हो जाए, मीन्स अगर ये ज़ीरो हो जाए मेरे पास एक्स ऑफ जी क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको कहते हैं पोल्स। तो ये पोल्स और होल्स आपके पास हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग। यह आपके पास बताता है कि पास वी कैन कॉल द सिस्टम स्टेबल इफ इट हैज़ अ फॉरियर ट्रांसफॉर्म and in a sense it has, you know, it means it's a discrete time for transform. And in some sense stability of the system means if you put some input into the system and it will no longer get a crazy output like infinity. ये वो कहना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई इनपुट, अगर आपके पास सिग्नल है, तो ये आपके पास स्टेबल से क्या मुराद है, आपके पास स्टेबल से मुराद है आपके पास सिस्टम कोई ऐसी बहुत हाई, कोई बहुत मतलब इन्फिनिटी लेवल की आपके पास आउटपुट नहीं दे देगा आपके पास, कोई भी आपका सिस्टम है आपके पास। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मीन्स आपके पास सिस्टम विल गोइंग टू गिव सम, क्योंकि द आउटपुट दैट कैन बी मेजरेबल। ठीक है, सो दे अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो कहना चाह रहा है आपके पास यहाँ पे पोल्स और होल्स कैन बी यूज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और यह के पास इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द फिल्टरिंग एज वेल, जो कि हम इन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। कुछ चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा आपके पास कि आपके पास ये अगर इन्फिनिट सीरीज़ हो, बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल सीरीज़, अगर आपके पास इस तरह से आपके पास सिंगल पार्ट है, दैट कैन बी written as your a by 1 minus r. A is your initial values and r is your common ratio, so you can write this, but you know keep in mind आपके पास यहाँ पे infinite आ रहा हो, that can be ठीक that can be written as your a by 1 minus r, पर अगर a आपके पास 1 हो तो आपके पास 1 over 1 minus r आपके पास एक सीरीज़ जो आपके पास है सम की सीरीज़ can be written as this। हाँ, अगर आप ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वही सीरीज़ है जो कि ये है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि इन्फिनिटी नहीं आ रहा, खाली आपके पास क्या आ रहा है, n minus 1 आ रहा है। देन योर इक्वेशन कैन बी चेंज टू बाय a 1 minus r is power n over 1 minus r। ठीक है, इसका प्रूफ यहाँ पे उसने ये दिया हुआ है। if you know interested you can have a look into this proof as well। सो जब इन्फिनिटी होगा इक्वेशन बी लाइक दिस, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला है, और अगर आपके पास इस किस्म का एक्सप्रेशन आ रहा है विद द पावर आपके पास इन्फिनिटी नहीं आ रही इसकी, ठीक है, समेशन आपके पास इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, देन यू एंड अप विद दिस फार्मूला। ठीक है, ये आगे काम आएंगे हमारे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द राइट साइड एक्सपोनेंशियल। राइट साइड एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आपके पास a पावर n u ऑफ n है, जो भी अगर u ऑफ n आ गया मोस्टली दिस मीन्स आपके पास एक्सपोनेंशियल विल बी लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, मैं a है, अगर a लेस देन 1 है देन यू हैव अ कन्वर्जेंस लाइक दिस। अगर आपके पास a ग्रेटर देन 1 है इसमें तो u ऑफ n तो है, लेकिन ये क्या है, ये बढ़ता जाएगा। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है a। तो वैल्यू ऑफ a इज़ आपके पास यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दैट आपके पास यहाँ पे वैल्यू a की है दैट इज़ ग्रेटर लेस देन 1। ठीक है, नाउ
ये हमारा डेफिनेशन है फॉर जी ट्रांसफॉर्म की। तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन मेरे पास ए पावर एन यू ऑफ एन था, यहाँ मैंने पुट कर दिया ए पावर एन यू ऑफ एन, क्योंकि यू एफ एन था मेरे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है, 0 से लेके ठीक है इन्फिनिटी तक होगी बिकॉज ऑफ माई यू एफ एन आई हैव पुट ओवर हियर। तो ए एफ एन और ये यहाँ पे क्या है जी माइनस एन, क्या आ जाएगा, आई कैन टेक ए ओवर जी बिकॉज ऑफ दिस। अब ये क्या होगा आगे पर रीजनल कन्वर्जेंस, या जो भी ये एक्सप्रेशन है ए बाई जी डेट मस्ट बी लेस देन 1। तो ए क्या है आपके पास, ए इज़ लेस देन 1, ए इज़ लेस देन जी और जी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, जी मस्ट बी आपके पास ग्रेटर देन ए होना चाहिए। अच्छा नाउ अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो आपके पास क्या आता है 1 प्लस ए ओवर जी प्लस ए ओवर जी स्क्वायर प्लस ए ओवर जी क्यूब। सो जा रहा है मेरे पास इन्फिनिटी तक। तो बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, आई कैन राइट इट, ठीक है, राइट लाइक दिस कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आर, आर क्या था मेरे पास यहाँ पे ए बाई जी है, 1 ओवर 1 माइनस ए बाई जी। अगर मैं ऊपर नीचे तो आई हैव चेंज माई दिस एक्सप्रेशन इनटू दिस, ठीक है, एक्स जी मेरे पास ये आ गया। नाउ इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय द, ये मेरे पास ठीक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की वजह से आया था। नाउ मैंने ऊपर नीचे दोनों में जी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जी यहाँ पे मेरे पास जी माइनस ए आ गया। अब ये मैं क्या बताया मेरे पास पोल कहाँ आ रहा है, सॉरी मेरे पास होल कहाँ पे आ रहा है, अपर साइड पे मेरे पास एक होल आ रहा है मेरे पास 0 पे, और मेरा पोल कहाँ पे आ रहा है ए पे। और ये होल या मेरे पास 0 का मैं यहाँ से लेता हूँ 0 से, और पोल मेरा क्रॉस से होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मेरे पास क्या था कि ओरिजिनल कन्वर्जेंस क्या होनी चाहिए आपके पास आर ओ सी, इट शुड बी ग्रेटर देन ए। तो ये मेरे पास सर्कल आया, ठीक है, अराउंड ए एट दिस, ये मेरे पास क्या होगा ग्रेटर देन ए होगा। और ए है क्या असल में, अगर आप ये देखें हमने शुरू में क्या था कि ए इज़ लेस देन 1, ए इज़ लेस देन 1। अगर ये ए लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि मेरे पास यूनिट सर्कल कहीं पे इसके यहाँ पे कहीं पे लाई करता होगा, इसका मतलब है ए इससे कम है तो 1 यहाँ पे होगा यूनिट सर्कल का, तो ये इससे यूनिट सर्कल यहाँ पे लाई करता है, इट्स आल्सो स्टेबल, ठीक है ना। Okay, let me stop here and now I will continue my second lecture from the left side, from this left side exponential, inshallah. Okay, take care, Allah Hafiz.